Good morning students, my name is Abhishek Singh and I welcome you all to our YouTube channel DPSBM IC Blari. Students, today we are going to study our first chapter of geography, that is the earth in the solar system. So let's begin with the video. देखिए बच्चों, हमारे चैप्टर का नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। आप अर्थ को जानते हैं, अर्थ क्या है? एक प्लेनेट है, एक प्लेनेट है जिस पर हम रहते हैं, हम उसे अर्थ कहते हैं। और अर्थ के अलावा और बहुत सारे प्लेनेट हैं अर्थ के आसपास, वो सब मिलके क्या बनाते हैं? हमारा सोलर सिस्टम। वो सब मिलके हमारा क्या बनाते हैं? सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम किससे मिलके बनता है? सोलर सिस्टम मिलके बनता है एक सन, इसके अलावा 8 प्लेनेट्स, एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स एटसेट्रा। इन सब चीजों से मिलके हमारा क्या बनता है? सोलर सिस्टम बनता है। तो इस चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, छोटा सा चैप्टर है, 3-4 पेज का ये चैप्टर है, बहुत आसान सा चैप्टर है और आज से पहले भी इस चैप्टर के बारे में आप बहुत बार पढ़ चुके होंगे। तो इस चैप्टर को पढ़ते समय हम सिर्फ 3 से 4 मेजर टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो है हमारा एक सेलेस्टियल बॉडीज, दूसरा कॉन्स्टेलेशंस, तीसरा सोलर सिस्टम। तो अगर मैं बात करूं सेलेस्टियल बॉडीज, किसकी मैं बात करूं? सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती है? देखिए बच्चों, हमारे चारों ओर, हम ह्यूमंस हैं, अगर आप हमारे चारों ओर ध्यान से देखेंगे तो हमारे चारों ओर, स्पेशली अगर आप रात के समय देखें, देखो दिन में हमारे अर्थ के अलावा हमें क्या दिखाई देता है? सन दिखाई देता है। इसके अलावा रात को हमें स्टार्स दिखाई देते हैं, बहुत सारे स्टार्स दिखाई देते हैं। रात को हमें मून दिखाई देता है, चंद्रमा दिखाई देता है। इसके अलावा जितने भी प्लैनेट्स होते हैं, इन सबको हम क्या कहते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। इन सभी को क्या कहते हैं? हम सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। सोलर सिस्टम में भी जितनी चीजें होती हैं, जैसे आपका सन हो गया, आपके जितने भी प्लैनेट्स हो गए, आपके एस्टेरॉइड्स हो गए, मेटेरॉइड्स हो गए, ये सब भी क्या कहलाते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपके एग्जाम में आ सकती है, तो आपको पता होना चाहिए कि सेलेस्टियल बॉडीज किसे कहते हैं। अब अगर मैं दूसरे नंबर पे बात करूं कॉन्स्टेलेशंस, ये क्या होता है? कॉन्स्टेलेशन, देखिए, अगर आप रात के समय अगर आसमान की तरफ देखें, अगर आप आसमान की तरफ को देखें तो आपको आसमान में कुछ अलग अलग तरह की आकृतियां दिखाई देती हैं। मैंने बोला अगर रात के समय आप आसमान की तरफ देखते हैं तो आपको आसमान में अलग अलग तरह की आकृतियां दिखाई देते हैं। देखिए, जैसे आप अगर इस समय अपनी स्क्रीन पर देखेंगे तो आपकी स्क्रीन पर एक फोटो दिखाई दे रहा होगा आपको। इस फोटो में 7 स्टार्स हैं और इन स्टार्स को एक लाइन से कनेक्ट किया हुआ है। आपको आपकी स्क्रीन में 7 स्टार्स दिखाई दे रहे होंगे और अगर इन स्टार्स को अगर आप देखेंगे तो ये एक लाइन से इन्हें कनेक्ट किया हुआ है। ये लाइन एक्चुअल में कनेक्ट जिससे किया गया है ऐसी होती नहीं है, लेकिन वो 7 स्टार जब एक साथ दिखाई देते हैं तो एक अलग सी आकृति निकल के आती है, जिसे कहा जाता है उर्सा मेजर। क्या कहा जाता है? उर्सा मेजर। और ये एक तरीके का कॉन्स्टेलेशन बनाता है, इसे हमने क्या बोला? उर्सा मेजर। अब अगर आप एक दूसरी इमेज देखेंगे जो है उर्सा माइनर की, आपकी स्क्रीन पर अभी आप एक दूसरी इमेज देखेंगे, वो किसकी होगी? उर्सा माइनर की। देखिए बच्चों, इस बार जो आपकी स्क्रीन पर आपको इमेज दिखाई दे रही है, वो इमेज किसकी है? उर्सा माइनर की। वो इमेज किसकी है? उर्सा माइनर की। तो आप उर्सा मेजर की इमेज देख चुके हैं, आप इमेज देख चुके हैं उर्सा माइनर की। इसके अलावा जब आप इस फोटो को देखेंगे तो इस फोटो में भी आप अलग अलग तरह के पैटर्न्स बने हुए दिखाई देंगे, स्टार्स के कॉम्बिनेशन से पैटर्न्स बने हुए दिखाई देंगे और इन्हीं पैटर्न्स को हम क्या कहते हैं? इन्हीं पैटर्न को हम कहते हैं कॉन्स्टेलेशंस। क्या कहते हैं? इन्हीं पैटर्न्स को हम कॉन्स्टेलेशंस कहते हैं। अब बच्चों, अब हम पढ़ेंगे हमारे सोलर सिस्टम के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक द सोलर सिस्टम के बारे में। द सोलर सिस्टम। देखिए बच्चों, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी आप लोगों को बताया था,
कि हमारा जो सोलर सिस्टम होता है वो बना हुआ होता है, कुछ चीज़ों से मिलके बनता है, जिसमें होता है सबसे मेन सन। सबसे मेन क्या होता है? सन, सूरज जिसे कहते हैं। इसके अलावा होते हैं इसमें 8 प्लैनेट्स। क्या होते हैं? 8 प्लैनेट्स होते हैं। इसके अलावा प्लैनेट्स की होती हैं इसमें सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स के अलावा इसमें होते हैं एस्ट्रॉइड्स, और एस्ट्रॉइड्स के अलावा होते हैं मीटियोरॉइड्स। क्या होते हैं? मीटियोरॉइड्स। इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। और सोलर सिस्टम को हिंदी में कहा जाता है सौरमंडल। क्या कहा जाता है बच्चों? हिंदी में कहा जाता है इसे सौरमंडल। अगर मैं सन की बात करूं तो इस पूरे सोलर सिस्टम के जो सेंटर में हमें दिखाई देता है, इस सोलर सिस्टम के बीचों बीच में जो हमें एक स्टार दिखाई देता है वो होता है सन। सन भी एक तरीके का स्टार ही होता है। सन भी एक तरीके का क्या होता है? स्टार ही होता है। और स्टार की एक खासियत होती है कि स्टार के अंदर अपनी खुद की एनर्जी होती है या खुद की हीट होती है। मतलब कहने का यह है, स्टार खुद ही इतने गर्म होते हैं, स्टार के अंदर का टेम्परेचर इतना गर्म होता है कि हमें इतनी दूर से भी स्टार्स दिखाई दे जाते हैं। हमें इतनी दूर से भी स्टार्स दिखाई दे जाते हैं। किसकी वजह से? क्योंकि इनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, इनका साइज भी बहुत ज़्यादा होता है। साइज क्या होता है इनका? ह्यूज साइज होता है, बहुत बड़ा साइज होता है, जिसकी वजह से हमें स्टार इतनी दूर से भी दिखाई दे जाते हैं। अगर हम हमारे जो सोलर सिस्टम में जो स्टार है उसकी बात करें, सन की, तो उसकी हमारे अर्थ से डिस्टेंस है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है डिस्टेंस। किसके बीच में? अर्थ के बीच में और सन के बीच की डिस्टेंस लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। अब आप ये कहेंगे कि सर 15 करोड़ किलोमीटर डिस्टेंस होने के बावजूद भी ये दिखाई दे जाता है। ये इसलिए दिखाई दे जाता है क्योंकि इसका साइज हमारी अर्थ के साइज से कई सौ गुना ज़्यादा है। हमारे अर्थ जैसे कई सौ प्लेनेट इसके अंदर समा जाएंगे, इतना बड़ा होता है अकेला सन। क्या सन सब? अब आप कहेंगे कि सर सन जो होता है हमें काफ़ी बड़ा दिखाई देता है। मान लो सन हमें इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन बाकी के स्टार तो ऐसे बिंदी टाइप दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ये जो बाकी के स्टार जो है ना, ये सन तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, ये और ज़्यादा दूर हैं। कुछ 100 करोड़ किलोमीटर दूर होंगे, कुछ उससे भी ज़्यादा दूर होंगे, कुछ और ज़्यादा दूर होंगे। इस वजह से ये ज़्यादा दूर दिखाई देते हैं। तो आप सन के बारे में समझे। अब सन क्या करता है? जैसे मैंने कहा, स्टार की एक अपनी एनर्जी होती है, अपनी हीट होती है, तो अपनी एक लाइट होती है, तो ये चमकते हैं। अब चमकते हैं तो इनकी जो हीट होती है ये दूसरे प्लैनेट्स पर ट्रांसफर होती रहती है। मैंने कहा हमारा जो सन है वो सोलर सिस्टम के बिल्कुल बीचों बीच है। सोलर सिस्टम किससे मिलकर बनना है? सन से, 8 प्लैनेट से, सैटेलाइट से, एस्ट्रॉइड से, मीटरॉइड से। अब इनके बीचों बीच जो हमारा सन है, तो सन अपने चारों तरफ को लाइट भेजेगा, एनर्जी भेजेगा, हीट भेजेगा। अब वो हीट कहाँ पहुंचती है? इन प्लैनेट्स पे, सैटेलाइट्स पे, एस्ट्रॉइड्स पे, मीटरॉइड्स पे। तो अब हम बात करते हैं हमारे 8 प्लैनेट्स के बारे में। तो 8 प्लैनेट्स के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला हमारा प्लैनेट है मरकरी, दूसरे नंबर पे है वीनस, तीसरे नंबर पे है अर्थ, चौथे नंबर पे है आपका मार्स, पांचवें नंबर पे है सैटर्न, फिर जुपिटर, सातवें नंबर पे है यूरेनस और आठवें नंबर पे है नेपच्यून। देखो ये 8 प्लैनेट्स हैं, लेकिन जब हम इनकी स्टडी करते हैं तो इन 4 की स्टडी एक साथ की जाती है और इन 4 की स्टडी एक साथ की जाती है। इन 4 को बोला जाता है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोला जाता है। इन 4 को क्या बोला जाता है? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोला जाता है। और इन 4 की बात करें तो ये मेनली जो बने हुए होते हैं गैसेस के बने हुए होते हैं। किसके बने हुए होते हैं? गैसेस के बने हुए होते हैं। गोल्वियन प्लैनेट्स भी इन्हें कहा जाता है। अगर मैं बात करूं मरकरी की, तो ये नियरेस्ट है सन के। सन के जो सबसे पास में जो प्लेनेट है वो कौन सा है? मरकरी। और सन के दूसरा सबसे ज़्यादा पास में कौन सा है? वीनस। तीसरा सबसे ज़्यादा पास में
अर्थ ऐसे ही मैंने ये क्रम से लिखे हुए हैं। अगर पहले नंबर पे मैंने मरकरी लिखा है तो मरकरी सन के सबसे ज़्यादा पास है। दूसरे नंबर पे मैंने वीनस लिखा है तो वीनस मरकरी के बाद सन से सबसे ज़्यादा पास में पड़ेगा। ये मैंने बिल्कुल सीक्वेंस से लिखे हुए हैं। अगर मैं बात करूँ नेपच्यून की तो नेपच्यून हमारे सन से सबसे ज़्यादा दूर होता है। नेपच्यून हमारे सन से सबसे ज़्यादा दूर आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ जानने को मिलेगी। अगर मैं बात करूँ मरकरी की और मैं बात करूँ वीनस की, देखिए मरकरी और दूसरा है हमारा वीनस। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि देखो, अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि सन के पास में कौन सा है, आप बोल देंगे डायरेक्टली क्या, मरकरी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में गर्म कौन सा है, तो इन दोनों में गर्म कौन सा होना चाहिए जो सन के सबसे ज्यादा पास होगा, तो आप कहेंगे सर मरकरी गर्म होना चाहिए। लेकिन मरकरी सबसे ज्यादा गर्म नहीं होता, सबसे ज्यादा गर्म होता है वीनस। मरकरी सबसे ज्यादा गर्म प्लेनेट नहीं होता, सबसे ज्यादा गर्म प्लेनेट कौन सा होता है, हमारा वीनस। उसका क्या कारण है, देखो सन अपनी सन ने हीट भेजी, मतलब लाइट भेजी चारों तरफ को। अब लाइट अपने साथ हीट लेकर जाएगी। अब वो पहुंचती है मरकरी के पास। मरकरी पर हीट पहुंचती तो है, लेकिन मरकरी पर ऐसी कोई भी चीज नहीं होती जो इस हीट को एब्जॉर्ब कर सके। हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए मरकरी के एटमॉस्फेयर में कोई भी गैसेस नहीं होती। मरकरी पर कोई गैसेस नहीं होती। कहने का मतलब है मरकरी का कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता। एटमॉस्फेयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर बहुत सारी गैसेस से मिलकर बनता है। अब बहुत सारी गैसेस से मिलकर बनता है तो उसमें कुछ गैस ऐसी होती हैं जो हीट को रोकने का काम करती हैं, ट्रैप करने का काम करती हैं। अगर हम हमारे एटमॉस्फेयर की बात करें तो हमारे एटमॉस्फेयर में मेनली 4 तरह की गैस होती हैं अर्थ के, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और फिर कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन होती है अप्रोक्स 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.5% और CO2 होती है 0.04%। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड का क्या काम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का काम होता है यहाँ पर कि सन से जो भी हीट आ रही है, जो भी गर्मी आ रही है, उसको अर्थ पर रोकने का काम कौन करती है, कार्बन डाइऑक्साइड करती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो भी हीट आ रही है उसको रोकने का काम कर रही है। तो रात को क्या होता है, जैसे दिन में तो सूरज निकलता है तो दिन में तो गर्मी रहती है, लेकिन रात को भी थोड़ी गर्मी रह जाती है, पूरी तरीके से ठंड नहीं होती। रात को थोड़ा मौसम ठंडा तो होता है लेकिन पूरी तरीके से ठंडा नहीं होता। सन की थोड़ी सी हीट को कौन रोक लेता है, CO2 रोक लेता है। लेकिन अगर मैं बात करूं मरकरी की, तो मरकरी का कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है, तो CO2 कितने % होगी, 0% होगी। CO2 जैसी कोई गैस मरकरी पर होती नहीं है। इसलिए मरकरी का देखो, मरकरी का जितना सरफेस सनलाइट पड़ती है मरकरी के जितने सरफेस पर, उतना सरफेस तो मरकरी का गर्म रहता है और बाकी के दूसरे सरफेस पर वहां पर क्या जमी रहती है, बर्फ जमी रहती है। इसलिए हम मरकरी को सबसे गर्म प्लेनेट नहीं बोलते हैं। अगर मैं बात करूं वीनस, तो वीनस के ऊपर एटमॉस्फेयर होता है और इसके एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा जो गैस पाई जाती है वो कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। इस वजह से वीनस जो है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लेनेट होता है। तो अगर मैं सबसे गर्म प्लेनेट की बात करूं तो कौन सा हो गया, वीनस, और सबसे ठंडे प्लेनेट की बात करूं तो कौन सा हो गया, हमारा नेपच्यून। तीसरे नंबर पे आता है हमारा अर्थ। अर्थ के बारे में आप सब लोग जानते ही हैं। फिर मार्स। ये 4 जो प्लेनेट हैं नीचे के, सैटर्न, जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून, ये गैसियस प्लेनेट्स होते हैं। इनका टेम्परेचर काफी डाउन होता है। और हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा होता है, जुपिटर। सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा होता है, जुपिटर। तो हमने सन के बारे में बात करी, 8 प्लेनेट्स के बारे में बात करी। अब हम बात करते हैं सैटेलाइट्स के बारे में। सैटेलाइट्स क्या होती हैं, देखो कोई भी प्लेनेट होता है, कोई भी प्लेनेट, मान लिया हमारा अर्थ है, अर्थ एक प्लेनेट है, तो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाने वाली एक सेलेस्टियल बॉडी को ही हम क्या कहेंगे, सैटेलाइट कहेंगे। जैसे अर्थ के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है, मून। तो अर्थ की जो सैटेलाइट हो गई क्या हो गई, मून हो गई। मून जो है एक नेचुरल सैटेलाइट कहलाएगी। क्या कहलाएगी, नेचुरल सैटेलाइट कहलाएगी, क्योंकि ये किसी इंसान के द्वारा नहीं बनाई गई है। आजकल आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी होती हैं जो साइंटिस्ट ऊपर एटमॉस्फेयर में भेजते हैं, उन्हें कहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट, और ये होती है हमारी नेचुरल सैटेलाइट। अब हम बात करते हैं एस्ट्रॉइड्स के बारे में। देखो ये 2 प्लेनेट हैं, एक मार्स और एक सैटर्न। इन 2 प्लेनेट के बीच में बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं जो प्लेनेट के कंपैरिजन में जिनका साइज बहुत कम होता है, प्लेनेट के कंपैरिजन में जिनका साइज बहुत कम होता है, उन्हें हम कहते हैं एस्ट्रॉइड्स।
उन्हें हम क्या कहते हैं? एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड्स दिखने में कैसी होती हैं आप अपनी स्क्रीन पर अच्छे से देख सकते हैं। ऐसे ही मेट्रॉइड्स होते हैं। मेट्रॉइड्स भी कुछ कुछ देखने में एस्ट्रॉइड्स की तरह होते हैं, लेकिन एस्ट्रॉइड्स और मेट्रॉइड्स में अंतर इतना होता है, एस्ट्रॉइड्स आपके मार्स के और सैटर्न के बीच में होते हैं, जबकि मेट्रॉइड्स सन के चारों ओर पाए जाते हैं। बच्चों अब हम बात करते हैं हमारे जितने भी प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा है। देखो सन जो होता है सेंटर में होता है, और ये बाकी के जितने भी प्लैनेट होते हैं सन के चारों तरफ होते हैं। तो ये बाकी के जो प्लैनेट्स होते हैं ये सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन सा प्लैनेट कितने टाइम में सन के चारों ओर चक्कर लगाता है। देखो जब प्लैनेट सन के चारों ओर मतलब सूर्य के चारों ओर जब चक्कर लगाते हैं तो उसे कहा जाता है रिवॉल्यूशन। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? रिवॉल्यूशन कहा जाता है। लेकिन ये जितने भी प्लैनेट्स होते हैं अपने एक्सिस पर भी घूमते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं रोटेशन। क्या कहते हैं? रोटेशन। देखो इन दोनों चीजों के बीच में अंतर समझे। मेरे हाथ में ये एक मार्कर है, अब मैं इसे मार्कर ना मान के इसे थोड़ी देर के लिए अगर प्लैनेट मानूं, अब ये अपनी जगह पर है, अगर ये अपनी जगह पर ही घूमे, अपने एक्सिस पर ही घूमे, अपने एक्सिस पर ही घूमे, तब ये कहलाया रोटेशन। लेकिन अगर ये किसी चीज के चारों ओर चक्कर लगाए गोल गोल घूम के, तब ये कहलाएगा रिवॉल्यूशन। हमारे प्लैनेट जो होते हैं रिवॉल्यूशन और रोटेशन दोनों एक साथ करते हैं, अपने एक्सिस पर भी घूमते रहते हैं और अपने एक्सिस पर घूमने के साथ साथ वो सन के चारों ओर भी घूमते रहते हैं। एक तो अपने एक्सिस पर घूमेंगे और अपने एक्सिस पर घूमने के साथ साथ सन के चारों ओर भी घूमेंगे। देखो अब इस चीज को हम एक पिक्चर की मदद से डिस्कस करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर एक पिक्चर देखेंगे जिसमें आपको सन दिखाई देगा। हमारे सोलर सिस्टम में सन के चारों ओर आपको प्लैनेट्स दिखाई दे रहे हैं, और प्लैनेट्स के अलावा आपको दिखाई दे रहे होंगे उनके साथ लिखे हुए कुछ नंबर। जैसे अगर मैं मरकरी की बात करूं तो मरकरी का जो मरकरी के बारे में लिखा हुआ है 1 ऑर्बिट अराउंड सन, मतलब सन के चारों ओर घूमने में मरकरी को, मतलब एक पूरा रिवॉल्यूशन करने में मरकरी को 88 दिन लगते हैं। लेकिन अगर स्पिन की बात करूं, स्पिन यहां पर कहलाएगा अपने एक्सिस पर घूमना, अपने एक्सिस पर घूमना, तो अपने एक्सिस पर घूमने में उसे लगते हैं 59 डेज। कहने का मतलब रिवॉल्यूशन में 88 डेज और रोटेशन में 59 डेज। अगर मैं वीनस की बात करूं तो सन के चारों ओर घूमने में उसे लगते हैं 255 दिन, 255 डेज, लेकिन अपने एक्सिस पर घूमने में लगते हैं 243 डेज। अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ के एक ऑर्बिट का में समय लगता है 365 दिन, मतलब रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगेगा? 365 डेज। लेकिन अगर रोटेशन की बात करें तो रोटेशन में वहां पर 1 दिन लगता है। रोटेशन में कितना दिन लगता है? 1 दिन लगता है। अगर मैं मार्स की बात करूं तो मार्स के एक रिवॉल्यूशन में 687 डेज लगेंगे, जबकि एक स्पिन में या एक रोटेशन में वहां पर सिर्फ 1 दिन लगेगा। ऐसे ही अगर जुपिटर की बात करूं तो जुपिटर अपना एक रिवॉल्यूशन पूरा करता है 11 साल 11 महीने में पूरा करता है। लगभग 12 साल में एक क्या पूरा करता है? वो अपना रिवॉल्यूशन पूरा करता है। जबकि अगर रोटेशन की बात करें तो रोटेशन वो अपना 9 घंटे 56 मिनट में पूरा कर देता है। अगर सैटर्न की बात करें तो सैटर्न का एक रिवॉल्यूशन पूरा होने में लगभग 29 साल लग जाते हैं। और अगर यूरेनस की बात करें तो यूरेनस का एक रिवॉल्यूशन होने में लगभग 84 साल लग जाते हैं। कितने साल लग जाते हैं? 84 साल लग जाते हैं। अब आपने इतनी चीज अच्छे से समझ ली होगी। अब इस पूरे चैप्टर की समरी करते हैं जल्दी से। देखो हम कहां पर रहते हैं? बिलारी। बिलारी क्या है? एक आप टाउन कह सकते हैं या स्मॉल सिटी कह सकते हैं, ठीक है। इन बहुत सारे टाउन मिलके या गांव मिलके क्या बनता है? एक डिस्ट्रिक्ट बनता है। और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट बनके क्या बनता है? कोई एक स्टेट बनता है। अब बहुत सारी स्टेट मिलके क्या बना? हमारी कंट्री बनी इंडिया। और बहुत सारी कंट्रीज से मिलके क्या बनता है? कॉन्टिनेंट। और सातों कॉन्टिनेंट और जो ओशियन होते हैं उनसे मिलके क्या बनता है? हमारा अर्थ। अब अर्थ जैसे बहुत सारे प्लेनेट, अर्थ जैसे कुछ प्लेनेट हैं और उनके साथ एक सन है,
तो ये सब मिलके क्या बनाएंगे, अर्थ प्लस प्लेनेट्स, और इधर सन, ये सब मिलके क्या बनाएंगे, ये सब मिलके बनाते हैं सोलर सिस्टम। और सोलर सिस्टम जैसे अलग अलग बहुत सारे सोलर सिस्टम मिलके, एक तो ये सोलर सिस्टम हो गया, और भी बहुत सारे सोलर सिस्टम होते हैं, वो मिलके हमारा क्या बनाते हैं, गैलेक्सी। क्या बनाते हैं, गैलेक्सी। एक गैलेक्सी में आप ये मान लीजिए बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, बिलियंस ऑफ स्टार। जो हमारा सन एक स्टार है, ऐसे कई सौ करोड़ स्टार होते हैं एक गैलेक्सी में, और बहुत सारी गैलेक्सी मिलके क्या बनाती हैं, हमारा यूनिवर्स। हमारे ब्रह्मांड किससे मिलके बनता है, बहुत सारे गैलेक्सी से मिलके हमारा क्या बनता है, ब्रह्मांड बनता है। और हम किस गैलेक्सी में आते हैं, जिस गैलेक्सी में हम आते हैं उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। उस गैलेक्सी का क्या नाम है, मिल्की वे गैलेक्सी। आप इसको एक इमेज, एक पिक्चर की मदद से भी और अच्छे से समझ सकते हैं, जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। सबसे पहले अर्थ और बहुत सारे प्लेनेट से मिलकर बनता है सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम जो हमारा आता है, सोलर सिस्टम के अलावा बहुत सारे प्लेनेट्स और सन से मिलकर बनती है एक गैलेक्सी जिसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, जिसमें हम रहते हैं। और हमारे जैसे मिल्की वे गैलेक्सी है, ऐसी बहुत सारी गैलेक्सी होती हैं जिनसे मिलके हमारा यूनिवर्स बनता है। तो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए।